जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें उपनिवेशीकरण तथा विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर आपको सिलेबस के साथ सभी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका यहां पर कराया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के अंत में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उपनिवेशवाद के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यह व्यवस्था जो है एशिया तथा अफ्रीका में विद्यमान है, और इसके आधार पर करोड़ों लोग पर अब तक जो है प्रभुत्व स्थापित किया गया है। जब तक उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के लोगों के समान अपनी स्थिति का दावा नहीं किया, तब तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। उपनिवेशवाद एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग कर अपने हित के लिए करते हैं। एक प्रकार से जो उपनिवेशवाद करते हैं, मान लीजिए जो ब्रिटेन था या ब्रिटिश यहाँ पर आई सरकार, अंग्रेज सरकार यहाँ पर आई, अपना उपनिवेश यहाँ पर की, तो यहाँ के जो प्राकृतिक, आर्थिक जो भी यहाँ पर संसाधन थे उसका प्रयोग उन्होंने अपने हितों में किया। उन्होंने एक कभी भी नहीं चाहा कि भारत का हित हो, वह अपने हित के लिए कार्य करते थे। वह आर्थिक हित हो एक प्रकार से, चाहे जिस प्रकार की हित हो, वह अपना हित करते थे। तो एक प्रकार से उपनिवेशवाद यही है। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो औपनिवेशिक राष्ट्र होता है, उपनिवेश जहाँ पर करता है, उसके आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग जो है अपने हित के लिए करता है। उपनिवेशवाद की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है अलोकतांत्रिक होती है। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कॉलोनियल पावर्स वर अनडेमोक्रेटिक। कोई भी लोकतंत्र नहीं होता है, लोगों का कोई भी अस्तित्व एक प्रकार से वह नहीं रखते हैं, वह अपने हित के कार्यों करते हैं सिर्फ। आगे देखेंगे कानून और व्यवस्था, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर वह कहीं पर उपनिवेश करते हैं तो वहाँ पर अपने हित के कार्य को करने के लिए एक प्रकार से उन्हें शांति बनाए रखना आवश्यक है, और उस शांति को बनाए रखने के लिए वह कानून और व्यवस्था बनाते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने कार्यों को अच्छे से करते रहते हैं। तो उसकी विशेषता हो गई कानून और व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था है उपनिवेशवाद सरकार जो है निर्बल थी। एक प्रकार से उसके पास इतना धन नहीं था। जब वहाँ यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर भी उसने उपनिवेश किया था, साथ ही साथ अमेरिका में और अन्य जगहों पर किया हुआ था, तो उसके पास इतना अधिक धन नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग जगहों से लिया, धन अर्जन किया, लोगों के एक प्रकार से हित का कार्य न करके स्वयं के हित के बारे में ध्यान दिया। चौथी विशेषता है औपनिवेशिक सरकार बांटो तथा राज करो की नीति का अनुसरण करती थी। वह हमेशा जो है बांटो तथा राज करो, एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल लगाते थे और स्वयं राज्य करते थे। आगे बात करें तो उपनिवेशीकरण क्या होता है, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। उपनिवेशीकरण किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है। जब कोई भी एक प्रकार से उपनिवेश समाप्त हो जाता है और जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है, वही उपनिवेशीकरण होता है, डीकोलोनाइजेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ तो एक प्रकार से उसने अपने राष्ट्र का जो भी समस्याएं थी सॉल्व की, धीरे धीरे स्वतंत्र हुए और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो उन्होंने क्या किया, उपनिवेशीकरण किया। औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटीय राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। इन नवोदित राष्ट्रों को ही थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता है, जो नए राष्ट्र बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नवोदित राष्ट्र कहा जाता है। औपनिवेशीकरण के कारण कौन कौन से हैं, कॉजेज ऑफ द डीकोलोनाइजेशन, तो जिसमें पहला कारण है साम्राज्यवाद के कमज़ोर होना। जो साम्राज्यवाद है
वह कमज़ोर हुआ, वीकनिंग ऑफ द इम्पेरियलिज्म, वह कमज़ोर हुआ, फिर लोगों ने अपना एक राष्ट्र बनाना स्टार्ट किया। दूसरा कारण है साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता। जो साम्राज्यवाद है उसके विरोधी इतना ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा होना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह ज़्यादा लोग जब एकजुट हो गए तो इसका विरोध अच्छे से किया और उन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति की। अगला कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मूल अधिकारों की मांग की, एक प्रकार से वह लोगों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उनका बहुत नुकसान हो गया था, और उनके पास इतना धन भी नहीं बचा था, उनके पास सेना भी नहीं बची थी। यहाँ के लोगों ने मदद करने से शुरुआत में एक प्रकार से उनका क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने बहुत सी यहाँ पर प्रस्ताव लाए, क्रिप्स प्रस्ताव, अनेक प्रस्ताव लाए, जिसके पश्चात उन्हें यहाँ पर स्वराज्य देना पड़ा। नव उपनिवेशवाद क्या होता है, नियो कॉलोनिज्म। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे कि जो विकसित पहले से देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनमें किसी प्रकार की सहायता कर देते हैं, आर्थिक सहायता कर देते हैं, और वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो उसे ही नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी जैसे विकासशील देश है उसको धन दे देते हैं तो वह उसके एक प्रकार से अधीन हो जाता है। धन एक प्रकार से जब उन्हें कर्ज दे देते हैं तो कर्ज के रूप में वह उनके अधीन हो जाते हैं, उसे ही नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। नव उपनिवेशवाद को डॉलर साम्राज्यवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। नव उपनिवेशवाद को जन्म देने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पहला है उपनिवेशवाद में राजनीतिक चेतना का उदय, राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन कॉलोनिज्म। दूसरा है यूरोपीय ताकतों का कमज़ोर होना। तीसरा कौन सा है, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियां। चौथा है साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियां। पांचवा है आपका विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियां। ये था आपका चैप्टर जिसको हमने आपको अच्छे से समझाया। यह द्वि उपनिवेशीकरण जो है बहुत टफ नहीं है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए जब कोई भी दूसरा देश अपना उपनिवेश दूसरे देश में रखता है तो किस प्रकार वहाँ पर शासन करता है, इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। और कैसे वि उपनिवेशीकरण हुआ, कैसे उपनिवेश खत्म करके लोगों ने अपना राष्ट्र बनाया और वि उपनिवेशीकरण किया। नव उपनिवेशीकरण क्या होता है उसके बारे में भी आपने जो ना, इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स लेकर रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।